कुछ इस कदर खामोशी से मेहनत कर तू कि एक दिन तेरी सफलता का शोर मच जाए। जी हाँ, पिछले 25 वर्षों से उतनी ही खामोशी के साथ बच्चन पचेरा जी बॉलीवुड में, फिल्मों की दुनिया में, टीवी की दुनिया में, वेब सीरीज़ की दुनिया में काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मथुरा जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई जैसी माया नगरी में अपना मकाम बना पाना आसान काम नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़। आज चमकते सितारे इस कार्यक्रम में हमने बच्चन पचेरा साहब को इनवाइट किया है। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आभार अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके फैंस को, ख़ास तौर पर कुछ मीडिया वालों को भी आपके नाम को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है। जैसे कई लोग अमिताभ बच्चन वाले, जो उनका सरनेम है बच्चन, पचेरा लिखते हैं आपको। कई आपकी रिपोर्ट्स मीडिया में हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई हैं या वेबसाइट में पब्लिश हुई हैं। तो कई जगह पर आपको बचन, प्रॉमिस वाला जो बचन होता है, बचन पचेहरा लिखा गया है। तो आप खुद ही बता दीजिए कि आपका सही नाम क्या है और उसका किस तरह से लिखना चाहिए और कैसे उच्चारण करना चाहिए। बचन सिंह पचेरा, ये एक अपभ्रंश होता है ना गांव में। हम जिस तरह से हिंदी का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जी जी जी। तो शहर को भी शहर ही बोलते हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। वो वो सा और सा शा की और जो शा की जो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है, तो तो थोड़ा अपभ्रंश हो जाता है गांव की जो। यानी तो आपका यानी जो आपका जो पूरा नाम है पूरा वो नाम है वो बच्चन सिंह बचन सिंह पचेरा है। पचेरा है। बचन सिंह पचेरा। जी, मुझे उम्मीद है कि आपके इस एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे दर्शकों को, आपके फैंस को, सबको पता चल गया होगा कि आपका सही नाम क्या है। अब बात करते हैं आपके करियर की। नया ज़माना, ये वो पहला सीरियल था या फिर पहली फिल्म जो कि सुपर डुपर हिट थी, अमरीश पुरी साहब और अनिल कपूर जी की फिल्म नायक द रियल हीरो, उसमें भी आपका किरदार था। तो आपको मथुरा से लेकर मुंबई तक आपकी जो जर्नी रही और आपको बाद में इस तरह के सीरियल या फिल्में मिली, ये कितने स्ट्रगल करने के बाद मिली, इसके बारे में कुछ बताइए। यही आज की बात। तो आजकल लोग क्या बताएं, थोड़े चालाक टाइप ज्यादा हो गए हैं कि हम जो करें उसका फायदा भी होना चाहिए। मतलब अंदर से, दिल से आदमी कम सोचता है, जी जी। दिमाग से ज्यादा काम ले रहा है आजकल। तो पहले वो वाली बात नहीं थी। तो बाकी दादाजी की वजह से काफी प्रोत्साहित रहा मैं, और वो बताते थे क्योंकि वो खुद नौटंकी में काम करते। जी अच्छा नौटंकी किया था उन्होंने, तो खुद बताते थे बैरचबील ऐसे होता है, फिर चौला ऐसे होता है, और ये सोरठा होता है, और इस तरह से ये छंद होते हैं, सब बताते थे। तो वहां से थोड़ी सी हुई अपना प्रोत्साहन मिला। शुरुआत। फिर स्कूल कॉलेज में तो मतलब और आगे बढ़ गए। और एक टाइम ऐसा था कि हमारे बिना कोई प्रोग्राम ही नहीं होते थे। जी जी। 26 जनवरी, 2 अगस्त, 15 अगस्त, ये जो जैसे होते थे स्कूल के। फिर धीरे धीरे चस्का लगता गया, चलते गए। 90 1977 में फिर मैंने कहा कुछ प्रोफेशनल लोगों के साथ काम किया जाए। जी जी। तो फिर मैं प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात करनी शुरू हुई। और सबसे पहला था मेरा पंजाब कला मंच, लुधियाना, हरपाल टिवाणा साहब, जी। जो 1963 के एनएसडी बैच आउट के पास आउट से। तो क्या तो क्या आपने भी आपने भी एनएसडी 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 में में पढ़ाई की पढ़ाई है? की है? ड्रामा की ड्रामा भी की कोई कोई ट्रेनिंग हाँ, ली है? मैंने खुद, नहीं मैंने तो फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन नंबर नहीं आया उसमें। जी। बड़ी एक अलग क्राइसिस होती है कि 2 यूपी से लेंगे, 4 राजस्थान से लेंगे, एक हाँ, आसाम। और और आज भी आज भी बड़ा बड़ा मुश्किल मुश्किल है। है। इवन इवन मनोज मनोज वाजपेयी वाजपेयी जैसे जैसे एक्टर को एक्टर भी को भी एनएसडी ने एनएसडी ने रिजेक्ट कर रिजेक्ट दिया कर था। दिया था, तीन 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 बार, तीन चार बार, चार चार बार चार ऐसा बार ऐसा सुनने में सुनने में आया। आया। अच्छा, अच्छा, आपने छठी छठी क्लास क्लास से से शुरुआत की शुरुआत थी, की थी,
और इसके बाद फिर आपने आपने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से अपने कॉलेज वगैरह की पढ़ाई की। की। फिर आपकी सफर जो है ये मथुरा से मुंबई कैसे पहुंचे? वहां पर जो पहला ब्रेक, जो मुझे जानकारी है कि टीवी में एक नया जमाना नाम से सीरियल आता था, या उससे पहले भी आपको कोई मौका मिला? फिल्मों की बात करें तो पहली फिल्म आपकी अनिल कपूर साहब के साथ नायक लग हीरो आई थी। तो ये जो मथुरा से मुंबई तक की जर्नी के बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। एक्चुअली इंटरेस्ट तो शुरू से ही था मेरा इसमें। तो पंजाब कला मंच लुधियाना ज्वाइन करने के बाद फिर मैं वहां से सीधा बॉम्बे गया 82 में, जी। और 82 में इफ्ता में ज्वाइन कर लिया मैंने। एक्चुअली हम एक्टर तो बनना नहीं चाहते थे, उसकी एक वजह थी। धर्म जी हमारे बड़े फेवरेट हीरो थे, जी। और धर्म जी सबके हैं, धर्मेंद्र जी तो सबके फेवरेट सुपरस्टार हैं। पहले ही मैन बॉलीवुड के माने जाते हैं। जी 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 जी। और उन जैसा स्मार्ट तो आज तक कोई आया ही नहीं। बिल्कुल। तो हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई शक्ल सूरत हाइट पर्सनैलिटी अपना ऐसा कुछ नहीं है, हम एक्टर वैक्टर नहीं बन सकते। लेकिन वो अच्छा लगता था, इसलिए थिएटर हम करते रहे। और 82, 83, 84 इफ्ता से कनेक्ट रहे हम बॉम्बे। 2.5-3 साल रहने के बावजूद भी हम कहीं एक्टिंग के लिए हमने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि दिमाग में बैठ गया था कि डायरेक्शन, राइटिंग या और कहीं कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एक्टिंग नहीं है। क्योंकि धर्म जी थे हमारे फेवरेट। जी तो वो एक था कि भाई हम स्मार्ट नहीं है या वो ये है। फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली आके फिर हबीब तनवीर जी को ज्वाइन किया, वर्ल्ड फेम थिएटर डायरेक्टर में वो। उनके साथ हमने यूके वर्ल्ड फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया 93 में। तो उनके साथ काफी थिएटर किया। फिर शीला भाटिया जी के साथ भी किया। करते करते अपना भी ग्रुप किया। अब बॉम्बे का हो क्या होता है, कैसे आते हैं मतलब। तो मेरे अपने ग्रुप के कुछ लड़के बॉम्बे आ गए थे। जी। तो बॉम्बे से जब वापस लौट के आए तो मेरे सर आप चलिए। भाई मैं क्या करूंगा, मुझे तो एक्टिंग वैक्टिंग करनी नहीं है। नहीं नहीं, आपको नहीं करनी है, हमारे लिए चलिए। आप राइटिंग में भी चले जाएंगे, डायरेक्शन में भी चले जाएंगे, एक्टिंग भी कर लेंगे, और हम तो सिवाय एक्टिंग के कुछ ही नहीं कर पाएंगे। जी। तो फिर मैं गया, और इत्तेफाक देखिए कि जिंदगी की वजह से गया, वो वापस लौट के इलाहाबाद चले गए और मैं वही रह गया। और बिल्कुल, और आप न सिर्फ वहाँ पे रह गए, बल्कि आपने अपना शानदार काम किया। हर बड़े फिल्म स्टार के साथ काम किया। मुझे याद आ रहा है शाहरुख खान की स्वदेश मूवी का वो सीन। तो आपसे मैं अगला सवाल यही होगा मेरा कि जितने भी बड़े बड़े सितारों के साथ आपने काम किया है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा? आशुतोष गोवारिकर साहब की फिल्म थी स्वदेश, या फिर ऐसी और भी बड़ी फिल्में बड़े सितारों के साथ आपने काम किया है, तो वो कैसी फिल्में आपको मिली और उसमें एक्सपीरियंस कैसे रहा? ये जो बड़े सितारे हैं, ये इनके स्टारडम को लेकर के, इनके एटीट्यूड को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। आपके साथ भी लोग कैसे पेश आते थे? इसके बारे में कुछ कोई याद हो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली ये लोग भी ये देख लेते हैं कि भाई सामने वाला क्या है, कितना है, कैसे है, उस तरह से हैंडल करते हैं ये लोग भी। और बहुत अच्छे और बहुत सही लोग हैं ये। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई बहुत बड़े हैं तो किसी छोटे स्टार को कुछ वो करेंगे, ऐसा नहीं। गलत ट्रीटमेंट नहीं होता है किसी के साथ। पर ये है कि भाई हम जितने हैं उतने रहें और ईमानदारी से रहें, तो कोई भी आपकी इज्जत करेगा। तो अमित जी से लेके अमिताभ बच्चन सर और तुम्हारे राजकुमार राव या क्या नाम है, नवाजुद्दीन तक, सबके साथ किया मैंने। तो बाकी सारे लोग एकदम बड़े हम्बल है। और शाहरुख की तो मत पूछिए, शाहरुख जैसा इंसान तो शायद ही मिलेगा। ऐसे ही शाहरुख खान नहीं बन जाते लोग। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग ऐसे ही शाहरुख खान नहीं बन जाते हैं। अब आपको इंडस्ट्री में 25 वर्ष हो गए हैं, और आज भी जो पुरानी बहस है इंडस्ट्री की कि इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, यानी जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो अपने बच्चों को बहुत प्रमोट करते हैं, और बाहर से आए हुए जो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं मिलता।
तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 1980 के दशक में जब आप आउटसाइडर थे और आपने मथुरा से मुंबई तक का सफ़र तय किया, तो क्या तब भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की ये सोच होती थी कि नहीं, हमें जो इन हाउस लोग हैं यानी इंटरनल लोग हैं, बॉलीवुड के अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के बच्चे हैं, उनको प्रमोशन देना है, उनको ब्रेक देना है, या फिर आप जैसे मेहनती और प्रतिभाशाली एक्टर्स को भी मौका मिलता था? देखिए, एक बात बताइए, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसी जी बिजनेस में आपका बच्चा आता है तो सबसे पहले आप उसको प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। और ये और हर फील्ड में ये होता तो है। सीधी सी बात है। अगर ये लोग करते हैं कि अपने बच्चों को पहले प्रमोट करेंगे तो कोई गलती नहीं कर रहा है, लेकिन जी अगर उसके अंदर कुछ होगा तो ही तो आगे जाएगा, नहीं तो फिर कितने कुमार गौरव आ गए और कितने ये चले गए, बिल्कुल तुम्हारे उदय चोपड़ा हैं? बिल्कुल। उदय चोपड़ा के लिए यश जी हर साल, हर 2-3 साल के बाद में 30-40-50 करोड़ खर्च कर देते थे, लॉन्च कर देते थे। हाँ बिल्कुल। तो क्या करेंगे आप? पैसे से आप किसी को स्टार नहीं बना सकते। आपकी कोई भी अप्रोच आपको स्टार नहीं बना सकती। वो आपको रास्ते आसान कर देगी, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप एस्टेब्लिश तभी होंगे जब आपके अंदर कुछ हो। बिल्कुल, यानी आपके अंदर टैलेंट का होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, ये ठीक है, तुम्हारे जो स्ट्रगल है वो आसान हो जाता है। आप बहुत बड़े घर से हैं, मैं भी जब गया था तो मेरे पास अप्रोच कम नहीं थी। जी मैं जा करके या तो गुलजार साहब को मिलूं या बी आर चोपड़ा कैंप में या यश चोपड़ा, डायरेक्ट मतलब मिल सकता हूँ। अब मैंने यानी सोचा बी कि आर चोपड़ा से लेके यश चोपड़ा, गुलजार साहब, इन सब से आपकी डायरेक्ट मीटिंग हो जाती थी, आसानी से मिल जाती थी। नहीं, मेरे पीछे कुछ ऐसा था, उन्होंने कहा था कि आप इन तीनों के पास जाइए, मेरा नाम लेते। अब मैं जाऊं किसके पास, मेरे दिमाग में ये था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, हम शुरू से बड़े सीधे रहे हैं, हमारे अंदर कभी चालाकी और वो वाली बात नहीं आई। आज भी हम कहते हैं हम फिल्मी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि आप झूठ भी बोलना जानते हैं, किसी को पटकना भी जानते हैं, कोई अपनी चाल चलना भी जानते हैं, तो आप फिल्मी है। यानी थोड़ा पॉलिटिक्स करनी आनी चाहिए। हाँ, सीधा वो साधा अपने आदमी अंदर कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भाई, हम तो 2000 में शुरू हुए, 2000 में, और 2001 में ऑल ओवर इंडिया होर्डिंग्स थे। जी 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, इनफैक्ट वचन पचेरा इज सो आउटस्टैंडिंग, वन इज सरप्राइज एंड अवार्ड डिड नॉट मिस। राइट अब वो राइट। क्यों नहीं मिला, उसकी भी वजह थी। वो गलतियां हम करते गए तो खुद सीखते गए। हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं था। आज हाँ, भी तो यही से एक सवाल उठता है कि क्या फिल्मों में सफल होने के लिए किसी न किसी गॉड फादर का होना जरूरी है? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, अगर आपके पास गॉडफादर है तो आप एंटर जल्दी कर जाएंगे, काम मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन थे, इंदिरा गांधी जी की लेटर था उनके पास। बिल्कुल डिफरेंस के था। अब्बास ने अपने हाँ, के अब्बास ने अपने लोगों से कहा कि भाई, हरवंश राय जी का बच्चा आया है और उसको काम देना है। मैं क्या करूं यार, यहाँ कास्टिंग तो सारी पूरी हो चुकी है। अब तीनों आनंद ने कहीं अप्लाई कर रखा था सत्यजीत रे के यहाँ असिस्टेंट के लिए। जी जी तो तीनों आनंद का बुलावा आ गया सत्यजीत रे की तरफ से। तो जो तीनों ने छोड़ दिया वो रोल साथ हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन को मिल गया। जी बहुत बड़ी अंदर की बात बता रहे हैं कि किस तरीके से इंदिरा गांधी के लेटर और किस तरीके से बाद में उनको मौका मिला। भाई, अब नरगिस जो है राज्यसभा की सदस्य थी। बिल्कुल नरगिस राज्यसभा की सदस्य थी। अब नरगिस क्या इंदिरा जी से कहा तो इंदिरा जी ने नरगिस से जो है सुनील दत्त को कहने लगी कि तुम जो बना रहे हो रेशमा और शेरा, इसमें अमिताभ बच्चन को रोल दो। यार, इसमें 7 भाई है और सबकी कास्टिंग हो गई, इसको रोल कहाँ से दूं मैं? बिल्कुल। तो जो राइटर थे वो कहने लगे, सर आप परेशान क्यों होते हैं? हम एक नया कैरेक्टर लेते हैं। नहीं नहीं, मुश्किल ये थी रोल देने के लिए कि उनकी हालत बड़ी पतली थी, मतलब साइज बड़ा पतला था। पतले थे पहले और हाइट भी बहुत ज्यादा थी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अमिताभ बच्चन को आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैसे बॉम्बे में उस वक्त जब उनकी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी आई थी तो उनको कैसे ब्रेक मिला, ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। अब नरगिस जी ने जब प्रेस किया तो राइटर कहने लगे, सुनील दत्त
कहने लगे यार इसकी ये जो कद काठी है ये बड़ा दुबला पतला है और दुबला पतला है और आवाज बड़ी भारी है, तो मैच नहीं हो रहा है यार, कहाँ क्या करेक्टर तो। तो राइटर कहने लगे कि सर 7 भाई हैं, 7 में एक गूंगा भी हो सकता है, बिल्कुल। इसे डायलॉग ही मत दो ना। लेकिन बिना डायलॉग के रेशमा और शेरा में जो परफॉर्म किया है अमिताभ बच्चन ने, माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे आदमी तो सक्सेस होंगे ही होंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको तो कामयाब होना ही है। जैसे कि आप बॉलीवुड में लंबे समय से हैं और आपने पुराना दौर भी देखा है, आज का दौर भी देख रहे हैं, काफ़ी कुछ बदलाव आया है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी हैं। जैसे नेपोटिज्म पहले भी था, आज भी है। कैंप कल्चर पहले भी था, आज भी है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब यहाँ पे कैंप कल्चर से क्या मतलब है? जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था ये बी आर चोपड़ा कैंप है, यश चोपड़ा कैंप है, जो उन्हीं के लोग थे। आज के ज़माने में भी कहे जाते हैं कि जो है ये भट्ट कैंप है, ये करण जौहर का कैंप है। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर आपको बॉलीवुड में काम चाहिए, आपको अपनी पहचान बनानी है, तो आपको किसी न किसी सो कॉल्ड कैंप से जुड़े रहना पड़ता है? इस बात में कितनी सच्चाई है और आपका अपना अनुभव कैसा रहा? ये सारी बातें भी अपनी जगह एकदम सही है, सही है। लेकिन तो हर उसमें समझ लीजिए आप, आपके अंदर टैलेंट है और पेशेंस है। जैसे कि ये शाहरुख खान भी यहाँ से गए तो आउटसाइडर ही थे जी, बिल्कुल थे। और कोई गॉडफादर नहीं था। बिल्कुल। शाहरुख खान और अक्षय कुमार दोनों इस सफलता के बुलंदियों पर हैं, दोनों का गॉडफादर नहीं था। दोनों ही, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि ये शाहरुख खान तो एक्टर बनना चाहते थे जी। अक्षय कुमार कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे, दिमाग में ही नहीं था उनके। मैं क्या था जी, वो तो इत्तेफाक से उन्हें काम मिला और करते गए और सक्सेस होते गए। बिल्कुल। हम तो शाहरुख खान ने तो स्ट्रगल किया है, मेहनत भी की है, और उन्हें एक्टर बनना था, लेकिन पीछे कोई नहीं था, उनकी डेस्टिनी ने ही उनका साथ दिया है जबरदस्त। इसीलिए मैंने कहा कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी अहम रोल रहा है। अच्छा, आपकी यादगार भूमिकाओं की अगर बात करें, क्योंकि आपने टीवी में भी काम किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी है, बड़ी फिल्मों में भी किया है, आपका अपना पर्सनल लेवल पर कौन सा ऐसा रोल है जो आपको लगता है कि आप बहुत ही मेरे लिए यादगार रहा, और ऐसी कोई तमन्ना आपकी कि कौन सा एक आपका ड्रीम रोल है जिसे आप प्ले करना चाहते हैं? एक अच्छा बड़ा यादगार तो मेरा जो शुरू टीवी शो था हकीकत, जी, जिसमें होर्डिंग्स लगे थे और जिसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा भी था, इनफैक्ट बच्चन पिक्चर है शॉर्ट स्क्रीनिंग वन इज सरप्राइज एंड अवार्ड डिड नॉट कम। वो जो करेक्टर था वो बहुत अच्छा था और मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था उससे। लेकिन आप सच माने न माने, ये अपना स्वदेश वाले से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। क्या बात कर रहे हो? जबकि आपकी सबसे ज्यादा चर्चा स्वदेश फिल्म की वजह से ही होती है कि स्वदेश में शाहरुख खान का जो आपने किया, तो वो बहुत ही अच्छा रोल आपने निभाया और दर्शकों को तो बहुत ही पसंद आता है। लेकिन उसकी एक वजह थी, शुरू शुरू में मेरी एक ऐसी आदत थी कि मेरा जो फर्स्ट टेक होता था वो 100% जाता था। जी। तो हमने एक रिहर्सल की, देन टेक लिया और 1 टेक था वो। क्या बात। जब रिहर्सल करने के बाद जब टेक लिया तो मुझे लगा इसमें जो बात रिहर्सल में थी वो टेक में नहीं आई। तो एक तो एक्टर कभी सेटिस्फाई होता नहीं। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, और मुझे लगा कि मेरा रिहर्सल ज्यादा अच्छा था, तो मैंने कहा आशु जी एक और लेते हैं। तो आशुतोष गौरीकर कहने लगे बच्चन जी क्या कमाल कर दिया है आपने, इसका बैकग्राउंड आएगा, इसकी एडिटिंग होके जब फुल स्क्रीन पर जाएगा ना ये, अरे आप देखिए आपने क्या जाएंगे, माइंड ब्लोइंग। हमने सोचा भाई हम शाहरुख खान तो है नहीं, हमने कहा एक और लेते हैं और इन्होंने ले लिया। हटा, मैंने कहा सब फिल्म वाले ऐसे ही होते हैं और हम वहां से सीधे दिल्ली आ गए। अच्छा। और 1.5 साल तक हम गए ही नहीं 1.5 साल तक हम गए ही नहीं बॉम्बे, दिल्ली में ही रहे। वहां से किसी फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि भाई तुम वहां बैठे हो दिल्ली में
यहाँ तुम्हारा सीन डिस्प्ले हो रहा है, अवार्ड फंक्शन सेरेमनी थी, यहाँ तुम्हारा सीन डिस्प्ले हो रहा है, कैमरा तुम्हें ढूंढ रहा है, ये क्या बात कर रहे हो कि हाँ भाई। फिर मैं यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे गया, तो अच्छा अच्छा। सेटिस्फाई नहीं थी, काम बहुत अच्छा था वो, लेकिन मेरी जो क्या कहते हैं रिहर्सल थी वो ज्यादा अच्छी, टेक उतना अच्छा नहीं, तो ये था। तो बाकी कोई ड्रीम तरक्की रोल की जैसे है अभी कि भी निभाने की तमन्ना हो रह गई हो आपके मन में, क्योंकि एक्टर की कहते हैं कि एक्टिंग के प्रति भूख कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ड्रीम रोल एक 2 बीघा जमीन जैसा करेक्टर अगर मिलता है तो वो क्या करना है 2 बीघा जमीन। बलराज साहनी का। हाँ, बलराज साहनी साहनी साहब की जी, बहुत ही शानदार फिल्म है, दिल को छू जाने वाली कुछ फिल्म थी। सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन क्या है ना, वैसे तो आजकल ओटीटी भी चल गया है, कुछ नए लोग भी रिस्क लेने लग गए हैं, पुराना जैसा नहीं है अब। पहले ऐसा माना जाता था कि जो ये फिल्में होती हैं बड़े पर्दे पर आती हैं, बड़ा स्टारडम लाती हैं। फिल्मों को देखने का असली जो आनंद है वो भी टाकीज़ यानी थिएटर पर ही आता है। लेकिन आजकल के दौर में ख़ास तौर पर जब से ये कोविड का दौर आया है, जिसमें लोग अपने घरों पर रहने को मजबूर हो गए थे लॉकडाउन में, और सबके हाथ में स्मार्टफोन था, उस दौरान ओटीटी यानी ओवर द टॉप यानी वेब सीरीज़ दिखाने वाले बहुत से प्लेटफॉर्म आ गए। तो एक तरीके से जो पहले बड़ा पर्दा यानी थिएटर्स, छोटा पर्दा यानी टेलीविज़न, और अब तीसरा पर्दा आ गया है जिसको आप अपने मोबाइल का पर्दा या यूं कह लें अपने लैपटॉप का स्क्रीन, वो तीसरे पर्दे की संज्ञा दी जा सकती है। और इसमें ओटीटी में बहुत से अच्छे कंटेंट आए हैं, तो बहुत से ऐसे कंटेंट भी आए हैं, ऐसी भी वेब सीरीज आई हैं जिनकी लगातार आलोचना होती रही है, जिसके बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तक को कहना पड़ा कि आप सेल्फ रेगुलेशन कीजिए, अदरवाइज सेंसरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि गालियाँ गलौज के अलावा इस तरह के वल्गर सीन्स जो फैमिली में बैठ कर नहीं देखे जा सकते, ये सब उसमें होता है। चूँकि आपने इस मीडियम में भी काम किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, वेब सीरीज़ के लिए आपकी नज़र में सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि कई लोग सिनेमैटिक लिबर्टी या यूं कह लें सिनेमैटिक क्रिएटिविटी के नाम पर इसकी छूट चाहते हैं। बिल्कुल आने चाहिए। जो पब्लिक व्यूअर्स के लिए आप जो दे रहे हो सामग्री, उसकी जांच तो होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। अब जैसे एक टेस्ट हुआ करता था पहले 5 दिन का, फिर वनडे हुआ, फिर 2020 हो गया, है ना? ऐसे ही है, फिल्में जो है टेस्ट है, टीवी सीरियल जो है वो वनडे है, और ये ओटीटी 2020 हो गया। लेकिन कई लोग इसको गलत मानते हैं कि सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर या क्रिएटिविटी के नाम पर अब अगर मिर्जापुर सीरीज बनती है और सच में मिर्जापुर में लोग इतनी गाली गलौज देते हैं या उसका पिक्चर का थीम वैसा है, तो फिर हम जो है अगर वैसा दिखा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, ऐसा भी लोग तर्क देते हैं। इसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जो भी कह रहे हो, गाली गलौज भी कर रहे हो या वल्गर दिखा रहे हो या कुछ नेकेड दिखा रहे हो उस तरह से, तो आप समाज के लिए दे रहे हो ना। बिल्कुल। आप पहले बहुत अच्छी फिल्में आती थी, राज कपूर अपनी तरह से ही जो है दिखाते थे, बिल्कुल। और वो मतलब हाँ बताते, और उतना राज कपूर ने कभी नहीं किया जितना आजकल चल रहा है। अब बात करें अगर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन सी हैं, कौन सी फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं या फिर टीवी सीरियल्स हैं जो आपके आने वाले हैं, जो अभी शूटिंग के दौर पर हैं और जिन्हें आपके दर्शकों का, आपके फैंस का इंतज़ार है, ऐसे किसी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। अभी एक तो मेरी शूट चल रहा है, अभी आधा हुआ है, रुपहला करके फिल्म है जी। तो वो उसका शूट चल रहा है अभी कोटा में। हॉलीवुड की इंग्लिश फिल्म है, 3-4 दिन का उसका काम, तो बस। बाकी टीवी शोज तो करता नहीं, फिल्में हैं, और 2 फिल्में और हैं जी, कौन सी? ओटीटी। एक तो अपना परेश रावल का लड़का है, उसका है चल रहा है। अच्छा। परेश रावल का ही वो है, प्रोडक्शन हाउस। हाँ, प्रोडक्शन हाउस परेश रावल साहब का है। अच्छा। हाँ,
हाँ। और एक और हैं जो पहले ही नई पहली फिल्म बना रहे हैं, प्रोड्यूसर नए। तो नए लोगों अच्छा से मुझे अच्छा। भी बड़ी ये रहती है कि कोई एक अगर प्रोड्यूसर खड़ा होता है तो कम से कम 500,000 लोगों का रोजी रोटी चलता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह सही रहे कह हैं रहे हैं कि आप कि 500 500 हजार हजार लोगों का लोगों का रोजी रोजी रोटी रोटी चलती है चलती है उसमें उसमें करके। करके। तो तो ये ये आपके आपके आने वाले आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट्स और हैं और आपके आपके सारे सारे फैंस फैंस को को इंतजार है इंतजार है कि कि आपकी आपकी नई नई वेब वेब सीरीज सीरीज या या नई नई फिल्म फिल्म कुछ भी कुछ भी रिलीज रिलीज होगी तो होगी उसे तो हम उसे लोग हम लोग जरूर जरूर देखेंगे। देखेंगे। अब अगर बात करते हैं कास्टिंग काउच की, एक और विवादास्पद मुद्दा है। मी टू मूवमेंट हुआ, जिस समय जो घटना होती है उस समय लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन उसके कुछ समय बाद उठाया। तो कुल मिला के अभी एक पब्लिक डिस्कोर्स में आया कि मी टू जैसी घटनाएं होती हैं, कास्टिंग काउच जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन क्या इसको हम हैरेसमेंट या शोषण का दर्जा दे सकते हैं? क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस तरह का कंप्रोमाइज़ करना है या नहीं। क्या सामने वाला आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, या वो आपको सपने दिखाता है और आप उन सपनों के जाल में उलझ जाते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं? तो ये कास्टिंग काउच का जो मुद्दा है, आप बहुत लंबे समय से 25 साल से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पे कोई सच्चाई भी है, या दरअसल ये सिर्फ बॉलीवुड को बदनाम करने की एक चाल है? देखो, सच्चाई तो ये है कि धुआं तभी उठता है कहीं चिंगारी होगी, लेकिन कहीं कुछ कम होता है उसको ज्यादा बता देते हैं, कहीं ज्यादा होता है उसे कम कर देते हैं, ये जरूर है। सच्चाई तो है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन इसे देख के ये सब फेस तो करना पड़ेगा आपको। आप अपनी तरह से हैंडल करिए उसको, कोई जबरदस्ती आपसे कुछ भी छीन नहीं सकता है। अगर आपकी इच्छा होगी तो ही आपको कोई टच करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी यानी बिना बिना ये होता है कि भाई से मुझे सक्सेस होना है। जी 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 जी। नहीं, मुझे ये है कि भाई मुझे सक्सेस होना है, तो उस समय तो आपने सक्सेस होने के लिए कंप्रोमाइज किया। बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ था। नहीं तो नहीं कई तो बार कई बार इसका इसका फेक फेक एलिगेशन भी एलिगेशन भी लगा लगा दिया दिया जाता है जाता ना है ना कि कि पहले पहले आप आप अपनी अपनी मर्जी के मर्जी के साथ साथ कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज करते हैं, करते हैं, उसके उसके बाद में बाद अगर में उस अगर पर उसको रोल रोल नहीं नहीं मिला मिला तो आपने तो डायरेक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर पे पे मीटू का मीटू का आरोप आरोप लगा लगा दिया, दिया, रेप का रेप का आरोप आरोप लगा लगा दिया, दिया, थोड़ा थोड़ा चर्चा में चर्चा आने में के लिए आने के लिए। मधुर मधुर भंडारकर के भंडारकर साथ के ऐसे साथ केस हुए थे। हुए थे। ऐसे ऐसे कई कई एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल है, हालांकि मैं हालांकि मैं कमेंट करने कमेंट वाला करने कोई वाला नहीं कोई होता नहीं हूँ, होता हूँ, लेकिन उसकी लेकिन उसकी सच्चाई सच्चाई दर्शकों के दर्शकों के सामने नहीं सामने आ नहीं आ पाती है पाती ना है ना कि कि इसमें इसमें एक्चुअली में एक्चुअली में गलती गलती किसकी थी। किसकी थी। भाई भाई आप बिल्कुल, आपने आपने बिल्कुल सही बिल्कुल कहा सही कि कहा जब कि जब धुआं धुआं उठता है उठता कहीं है, ना कहीं, कहीं ना जब कहीं जब चिंगारी चिंगारी होती है, होती है, तो ये तो ये आपके आपके ऊपर है। ऊपर है। जब जब आपको आपको सामने वाला सामने वाला कह रहा कह है रहा कि है आप कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो करोगे ऐसा तो ऐसा होगा, होगा, अगर आप अगर उसमें आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो कंफर्टेबल नहीं सीधा है तो मना कर मना कर दीजिए। दीजिए। और और इस पर इस बाद पर में बाद भी में ब्लेम ब्लेम करना करना वो वो कहाँ तक कहाँ तक सही है, सही है, या या फिर कई फिर बार कई बार ऐसा ऐसा होता है होता कि है कि नहीं वो नहीं, वो हमारा हमारा जानबूझ के जानबूझ के शोषण शोषण किया किया गया। गया। और ये और ये खास तौर खास पे तौर नए पे लड़कियों के लड़कियों के साथ साथ ज्यादा ज्यादा होता है, होता है, कास्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर हो, हो, या या मेन मेन एक्टर्स हैं। एक्टर्स हैं। तो तो कहीं ना कहीं ना कहीं ये कहीं ये चीजें चीजें नई नई जो जो लड़कियां लड़कियां आती हैं आती हैं उनके लिए उनके लिए बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग होता है, होता है, जो जो अपने अपने टैलेंट के टैलेंट बल के पे बल अपनी पे अपनी पहचान पहचान बनाना बनाना चाहती हैं। चाहती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हो रहा है। ये राज हाँ, कपूर के हाँ, जमाने में भी कास्टिंग वॉच होता था। कास्टिंग पहले वॉच भी पहले होता भी था। होता था। तब होता था, लेकिन तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, सारी बातें पता नहीं लगती थी हमें। इतने सोचते थे इन लोगों को का भाई कहाँ रहते हैं ये लोग, जमीन पर तो रहते नहीं होंगे, चांद सितारों में रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। एक बड़ा ये होता था ना, फिल्में देखते तो बड़ा अजीब सा लगता था हाँ, हाँ, तो तो थोड़ा सा थोड़ा एक सा एक फील आ फील आ गया कि गया वो कि जो वो है जो है हाँ। बहुत बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, स्टार्स तो हैं, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। आजकल तो आजकल तो सोशल सोशल मीडिया है, मीडिया है, आजकल हर आजकल हर कोई कोई इन्फ्लुएंसर बन इन्फ्लुएंसर बन जाता है, जाता है, बात कह बात कह देते हैं। देते हैं। खैर खैर आखिर में आखिर अब में अब आपसे ये आपसे ये जानना जानना है है बच्चा बच्चा साहब, साहब, टाइम टाइम हमारे पास हमारे बस पास 2 बस मिनट 2 का मिनट बचा का हुआ बचा है हुआ है कि कि इस फील्ड में जो नए जो लोग नए लोग आना आना चाहते हैं, चाहते हैं, खास तौर खासतौर पर पर एक्टर एक्टर हो हो या या डायरेक्टर डायरेक्टर हो हो या या लड़कियों की लड़कियों की बात कर बात रहे कर थे रहे जो थे जो जो बनना बनना चाहती हैं, चाहती हैं, इनके लिए इनके भी लिए भी और और पर्दे के पर्दे के पीछे जो पीछे लोग जो काम लोग काम करना करना चाहते चाहते हैं, हैं, राइटर्स के राइटर्स के तौर तौर पर, पर, टेक्नीशियंस के टेक्नीशियंस के तौर तौर पर, पर, सिनेमेटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर वगैरह हो वगैरह हो गए, गए, तो तो उनके लिए उनके लिए क्या क्या स्कोप आप स्कोप आप देखते हैं, देखते क्या हैं, क्या चैलेंजेस आप चैलेंजेस आप देखते हैं, देखते हैं, उनको उनको आप क्या आप क्या मैसेज मैसेज देना देना चाहते चाहते एक्चुअली तो आप अगर कितने सक्सेस हो रहे हैं, सुपरस्टार हो जाते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, सब कुछ है, तो उसके पीछे उन जो बिहाइंड कैमरा जितने लोग होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता हैं? हैं? उन्हीं उन्हीं का का सबसे सबसे अहम अहम रोल रोल होता होता है। है। जी, जी। है। एक जो स्पॉट बॉय होता है ना, जिससे आप धमकी के दे के बुलाते हो, स्पॉट इधर आओ, ये लेके आओ, चाय लाओ, वो करो, वो आपके मूड को सही रखता है, तो आप परफॉर्म कर बिल्कुल। पाते हैं। अगर वो नहीं होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, कैमरामैन हो, अटेंडेंट हो, तुम्हारे टेक्नीशियन दूसरे जितने भी होते हैं, सबका बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, वो अलग बात है कि कैमरे ऑन कैमरा आप हैं, ऑन स्क्रीन आप हैं, इसलिए लोग आपको देख रहे हैं।
रहे हैं, आपके फैन हो रहे हैं। आपके फैन होने के पीछे बहुत बड़ी मेहनत उन लोगों की। और अब आखिर में चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि
आज के दौर में जब ओटीटी इतना डेवलप हो रहा है, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, न सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस बल्कि टेक्नीशियंस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, स्टोरी टेलर्स, सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। ऐसे में नए लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? नए लोग अगर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देख लें, देखो हर आदमी के मन में होता है कि मैं ये करूं, होता है, लेकिन आप उसके लायक हैं या नहीं आप ही बता सकते हैं। बिल्कुल। आप कितना जानते हैं किसी लाइन के बारे में, तो आप जाइए। इतनी मेहनत कर सकते हैं तो जाइए आप। आज मेरे 25वां साल चल रहा है, तब जा करके मेरी ये हालत हुई है कि मैं घर बैठा रहता हूँ, मुझे कॉल आ जाता है। और आप वहां जाकर के सोचेंगे 5 महीने में आप कहीं स्टार बन जाएंगे, तो आप मत जाइए। आपको दुख होगा, फिर तकलीफ होगी, आपके घर वाले भी परेशान होंगे। तो ये है कि आपके अंदर वाकई टैलेंट है, आप डिजर्व करते हैं, आप बेशक जाइए। तो इससे बढ़िया कोई लाइन नहीं, ये भी है, और इससे खराब भी कोई लाइन नहीं। आप इसके लायक नहीं है और आप अपने आप को कुछ समझ बैठे हैं और आप अपने आप को इसमें बहाए दे रहे हैं, तो आप अपना लाइफ बर्बाद कर। जी, बहुत सही बात कही आपने कि पहले आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आप देखिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं, और इसी को कहते हैं डिजर्व बिफोर डिजायर। यानी आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपना आकलन करेंगे, तो ही आप बॉलीवुड में जाके एक अच्छा मुकाम बना पाएंगे, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है, कंपटीशन बहुत है, तो साथ ही में मौके भी बहुत हैं। आपके अंदर स्ट्रगल करने का कितना मादा है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चन पचेरा साहब, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी सारी अंदर की बातें और जो बेबाक टिप्पणी आपने विवादास्पद मुद्दों पर दी, ये भी बेहद ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो जो लोग भी देख रहे होंगे उन्हें ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो चमकते सितारे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपने विचार, अपने सवाल, अपने सजेशन जो भी हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। नमस्कार।